जो सेशन है पेनल्टी पर है, आप लोगों को पता है पेनल्टी चैप्टर 21 में है एक्ट में, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। आप लोग सब आईटी पहले से हैं या अभी जस्ट न्यूली प्रमोटेड हैं, तो ये सारे पेनल्टी के प्रोविजन को आपको यूज आपने कुछ किया भी होगा या कर भी रहे होंगे और आगे करना भी है। तो असेसमेंट के बाद दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविजन व्हिच ऑल ऑफ अस शुड बी अवेयर ऑफ, that all the income tax officers at holding any position should be aware of, क्योंकि ये तो हमेशा कहीं ना कहीं से आता ही रहता है हमारे। और इसमें पेनल्टी में और असेसमेंट में इतने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, स्पेशली पेनल्टीज में। इसमें सभी सेक्शन में तो प्रोसीजर चेंजेस है, क्योंकि पेनल्टी में तो सेक्शन में चेंजेस है। तो इतने ज़्यादा चेंजेस हैं कि अगर किसी ने 3-4 साल अगर किसी ने पेनल्टी अगर असेसमेंट नहीं किया है तो वो कर ही नहीं सकता। ये समथिंग न्यू, कंप्लीटली नई चीज़ आती है। असेसमेंट ऐसा नहीं है, असेसमेंट अभी भी सेक्शन 143 ही है, कुछ प्रोविजन जरूर है लेकिन बेसिक सेक्शन वही है कि पेनल्टी में सेक्शन ही सारे अलग है। तो इसलिए इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों ने इंस्पेक्टर भी काम किया होगा लेकिन पुराने प्रोविजन पे किया होगा। सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन, आप सबको पता ही होगा पेनल्टी है क्या। और बेसिक पेनल्टीज है जो भी कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होता है इनकम टैक्स एक्ट का, तो उसके लिए पेनल्टी लगती है। इफ the assessee fails to pay tax in time, fails to file returns, various returns on time, fails to collect TDS, fails to pay TDS, all these things आपको पता है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। और पेनल्टी क्यों लगाई जाती है ये भी आपको पता है, टू कंप्लायंस के लिए। पेनल्टी इज नॉट ए सोर्स ऑफ इनकम। ये हम इसको अपने गवर्नमेंट जो सरकार है वो इनकम के लिए, जैसे कि टैक्स है, वो पेनल्टी का वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। पेनल्टी का ऑब्जेक्टिव है डेटरेंस, कि ये गलतियां जानबूझकर या अनजाने में असेसी नहीं किया जाए, केयरफुल। तो दिस इज द पर्पस ऑफ पेनल्टी। और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है वो चीटेड फील नहीं करे। पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन दोनों का जो एक बहुत बड़ा पर्पस ये होता है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर चीटेड फील नहीं करे, तो उसको नहीं करे मैं तो टैक्स पे कर रहा हूँ, ये तो नहीं कर रहा, इसको कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्यों करूँ, तो ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। सो इसीलिए ये पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन दोनों प्रोविजन जो एक्ट में किसी भी एक्ट में रहते हैं उनका बेसिक पर्पस ये है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ असेसमेंट। बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें लिखा हुआ है, बताएं क्या है। पेनल्टी लॉ कब एप्लीकेबल होता है और असेसमेंट लॉ कब एप्लीकेबल होता है। असेसमेंट लॉ तो हमेशा असेसमेंट ईयर से ही एप्लीकेबल होगा। तो ऑब्वियस अगर आप असेसमेंट ईयर 2021 का कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 2021 का जो प्रोविजन है वही एप्लीकेबल होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चाहे आप उसको 22-23 में करें, 24-25 में करें, 25-26 में करें, किसी भी साल करें, चाहे 143 के अंदर करें या 147 के अंदर करें, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर इन विच यू आर असेसिंग पर्टिकुलर इनकम, it is always the provision of that particular assessment year will be applicable। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेनल्टी में ऐसा नहीं है, पेनल्टी इज डिफरेंट। अब कैसे डिफरेंट है बताता हूँ। 271 भी नॉन कंप्लायंस पेनल्टी, ऑल ऑफ सभी जानते हैं 25,000 पेनल्टी नॉन कंप्लायंस के लिए। ये जो पेनल्टी है ये असेसमेंट ईयर से गवर्न नहीं होती। इस तरह की कोई पेनल्टी असेसमेंट ईयर से गवर्न नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए देता हूं, सपोज कि आज के दिन में 271 वर्ग के पेनल्टी को हमने बढ़ा के 50,000 कर दिया, ठीक है। अब आप असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 फाइनेंस एक्ट में चेंज करके हमने पेनल्टी को 50,000 कर दिया और आप आज के असेसमेंट कर रहे हैं पुराने साल का। फॉर एग्जाम्पल आप 22-23 कर रहे हैं, न्यू ओपन असेसमेंट कर रहे हैं या 123 ऐसे लिखा है। अब आज के दिन में अगर नॉन कंप्लायंस होगा 271 का तो आपकी पेनल्टी लगेगी 50,000, नॉट 25,000, 10,000, हाँ नॉट 10,000। तो ये डिफरेंस है कि आज के दिन में पेनल्टी, आज के दिन जब लॉ का इन्फ्रिंजमेंट हुआ उस समय पेनल्टी प्रोविजन क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो है इसको समझने की जरूरत है कि जिस समय लॉ का इन्फ्रिंजमेंट हुआ उस समय पेनल्टी प्रोविजन, हाँ जैसे नहीं, जैसे आज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कि फाइनेंस एक्ट में चेंज करके हमने पेनल्टी को 20,000 कर दिया, 50,000 कर दिया।
आपको लगेगा कि तो असेसमेंट ईयर 24-25 से एप्लीकेबल है और आप तो कर रहे हैं 22-23 का, तो ये लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉन कंप्लायंस अभी हुआ। तो इसलिए पेनल्टी अभी जिस समय आप किसी भी लॉ को वायलेट करते हैं, पेनल्टी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है एप्लीकेबल है वो। हाँ, 272 जो भी है, मतलब ये तो समझाने के लिए है सिर्फ 271 में 272 जो भी है, 16-17 की हाँ उसका 272 है, वही सेम प्रोविजन। इसमें बोलो कि पेनल्टी तो पूरी चेंज ही हो गई है, सारी सेक्शन चेंज हो गए, लेकिन 272 और 271 भी बेसिकली सेम है, यार डिफरेंस है जो सेक्शन से। हाँ, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि पेनल्टी लॉ हमेशा जिस समय ट्रीटमेंट हुई है उस समय के हिसाब से। हाँ नहीं वन नहीं जाएगा, तो मैं एग्जाम्पल समझने के लिए, ये मैं इसलिए नहीं, 16-17 के बाद से तो वही है ना, यही ऐसा एक मिनट देख लेते 16-17 से 17-18 से है, दिखाओ 17-18 से fails to comply इसमें जो एक्ट है, ये चीज एड्रेस करता हूँ, थोड़ा समझने की जरूरत है कि एक्ट पढ़ने की बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल जो मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से, आपके डिपार्टमेंट में मुझे भी काफी साल हो गए हैं, इतने सालों में मैं बता सकता हूँ कि कभी भी एक्ट पढ़ना अवॉइड नहीं, कभी भी आप किसी भी कमेंट्री को या किसी और माध्यम से आपको एक्ट को समझने की कोशिश करो, किसी भी साइट से कमेंट्री समझने की कोशिश करो, एक्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए, सेक्शन पढ़ने की कोशिश कीजिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए एक्ट को, तो क्यों उसका रीजन अब आप लोग तो खैर बहुत सालों में है, लेकिन तब भी मैंने देखा है ये वाला क्या है कि मैं जनरली इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने आई सीन दिस कि इवन सीनियर ऑफिसर में मैंने देखा है जो बहुत सीनियर भी हो जाते हैं, कमिश्नर लेवल पे, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल, चीफ कमिश्नर लेवल पे, वो भी बहुत बार एक्ट को अवॉइड करते हैं क्योंकि एक्ट डिफिकल्ट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है और गाइड में और कमेंट्री में आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन हमारा जॉब ही है, तो हमें अपने जॉब के बारे में जब सब कुछ डिफिकल्ट भी है तो सीखने की जरूरत है। क्या है कि ये एक्ट में जो अंग्रेजी लिखी हुई है, ये अंग्रेजी नहीं है, एक्चुअली इट्स अ लीगल लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज। आपको लग रहा है इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश नहीं है, इट्स अ लीगल लैंग्वेज। जैसे कि फ्रेंच होता है, जर्मन होता है, स्पेनिश होता है, संस्कृत है, वैसे दिस इज अ लीगल लैंग्वेज। तो लीगल लैंग्वेज को जब तक आप समझेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, आप सीखेंगे। तो आप ये समझ के पढ़ रहे हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है, दिस इज अ न्यू लैंग्वेज similar to English, but this is a new language, this is different language. तो अब क्योंकि हम इनकम टैक्स में आ चुके हैं किसी पोजीशन पे और पूरा करियर हमें 30 साल 35 साल हमें इसी डिपार्टमेंट में देना है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इसकी भाषा को समझें और इसकी भाषा को समझने के लिए ये जरूरी है कि मैथ को। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप हर एक्ट को पढ़िए और हर फाइनेंस एक्ट को पढ़िए। जब भी बजट आता है तो फाइनेंस एक्ट को आप जरूर पढ़िए। आपको मैंने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? आप जाके फाइनेंस एक्ट निकालिए और पढ़िए। इससे एक तो नॉलेज होगी कभी क्या हो रहा है, दूसरा आपको समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है।
एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, तो आपको सरकार की थिंकिंग समझ में आएगी कि ये चेंजेस हम क्यों करते हैं। एक तो एक्ट की भाषा समझ में आएगी और सरकार की थिंकिंग, दोनों चीज के हम ये क्यों करते हैं। अब जैसे सिंपल सी चीज मैं पूछता हूँ, बहुत लोगों से पूछता हूँ, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1470 का मतलब क्या होगा? क्या एवाई की एफआई? दोनों। एफआई कौन बोल रहा है और एवाई कौन बोल रहा है? आप एफआई बोल रहे हैं और एफआई कौन बोल रहा है? क्या तो एवाई, एवाई ना, इट इज एवाई, इट इज नॉट, इट इज ऑलवेज एवाई। जब भी लिखा जाता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, दिस मींस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन हम लिखेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7, तो वो एक्चुअली 1/7 होगा। दोनों में फर्क है। तो ये सब जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा दोनों फर्क क्या। बहुत बार लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 या 1 जून 2024, इसका मतलब एक्चुअली 1 जून 2024, उसमें हम एवाई एफआई नहीं करेंगे। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो कि साल के बीच से शुरू हो जाए, तो उसको फिर जो डेट है मेरा उसी डेट पर, लेकिन जहां भी 1 अप्रैल लिखा है वो हमेशा असेसमेंट ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर नहीं। 1/4/17 का मतलब है असेसमेंट ईयर 17-18। तो ये जो सेक्शन है वो 17-18 से एप्लीकेबल। ठीक है, इसमें 10,000 की पेनल्टी लगी हुई है। मैं वही कह रहा था, अगर 10,000 को बढ़ा के अगर 20,000 करते हैं आज के दिन में, और आज के दिन में अगर असेसमेंट आप कर रहे हो तो आपको पेनल्टी 20,000 की लगेगी। हाँ, बैठिए आज के डेट में लॉ ये कहता है कि करनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कंटिन्यू करनी चाहिए। सर इसमें नेटिव जो है 3 लाख सेलेक्शन देता है तो इसके साथ इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे तो अगर ये जो आप कह रहे हैं ये आप कलेक्टर सुना के इसमें कर रहा है क्या? हां सर, वो है उसके बाद पहले का 1 बी लगा हुआ है सर, लास्ट ईयर तक बहुत, हां लास्ट ईयर तक जब नॉन कंप्लायंस ये भाई 17-18 के बाद से प्रिवेल कर रहा है। लिबर्टी लगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप सही बोल रहे हैं कि सेक्शन ही बदल गया है। तो 270 नहीं कंसीडर पेनल्टी तो असेसमेंट ईयर वाइज होती है, वो उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ये तो नॉन कंप्लायंस ऑफ नोटिस है। इसमें आप इंटरप्रिटेशन ये भी ले सकते हैं कि उस समय ये लॉ था ही तो प्रिवेल कर रहा था वो नहीं था, लेकिन ये भी ले सकते हैं कि भाई आज के दिन में तो ये लॉ है। नहीं, ये इनिशिएट के 271 के पेनल्टी आप आज इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, तब तो रहेगा जो अच्छा मुझे लगा कि आप कह रहे हैं एओ। देखिए ये तो बहुत सिंपल है। एओ ने जिस सेक्शन में लगाया है आप सेक्शन तो बदल ही नहीं सकते। इसमें तो कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं है। हाँ, जो इनिशिएट करना है उसमें डिस्कशन हम कर सकते हैं। जो हेड ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया वो तो गलत किया सही किया, उसे आप ड्रॉप नहीं कर सकते। नहीं सर, वो ड्रॉप हुआ है सर, वो ड्रॉप ही हुआ है, रेंज हेड ने ड्रॉप करवाया है। हाँ, अगर गलत इनिशिएशन हुआ है तो रेंज हेड ने उसको ड्रॉप करवाया। हाँ, ड्रॉप भी कर सकते हैं सपोज आप, ड्रॉप करके पेनल्टी नहीं है सर। अगर आज की तारीख में हम लोग प्रायर टू 17-18 केस कर रहे हैं तो हम 272 देखिए जो जनरल लॉ है वो तो यही कहता है कि जो उस दिन के जो लॉ है जनरल लॉ पे ही है। अब इस पर्टिकुलर चीज में क्या इंटरप्रिटेशन कोर्ट का होता है मुझे नहीं पता, कि जनरल लॉ है किसी भी लॉ के लिए, किसी भी एक्ट के लिए वो यही कहता है कि जिस पेनल्टी प्रोविजन जिस दिन आपका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उस दिन जो प्रोविजन है वही लगेगा, क्योंकि आपको उस दिन पता होना चाहिए ना क्या है। देखो आज हो रही है तो आज पता होना चाहिए ना। आप आज तो क्राइम आप आज कर रहे हैं, आप क्राइम 5 साल पहले थोड़ी कर रहे हैं, तो लॉजिकल भी है ना। तो आज के टाइम पे आप आज सपोज कि वो क्राइम ही नहीं है तो मेरे हिसाब से तो आज का लगना चाहिए। अब लेकिन वो क्या डिपार्टमेंट का व्यू है मुझे नहीं पता।
पेनल्टी पे तो अभी तो ऐसे तो अभी बहुत डिस्प्यूट चल रहा है कि आप 148 ही नहीं कर सकते। सर तो जैसे एमएलएम की डेट की 1/17 है। हाँ। 271 हाँ 1/17 है, 17-18 से 17/18 है। एवाई से एप्लीकेबल हो के 17/18 एवाई के केस से एप्लीकेबल हो। नहीं, ये तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, लेकिन जो जनरल लॉ है, लॉ यही कहता है कि जिस दिन आपका डिफॉल्ट हुआ उस दिन जो लॉ है वही लगेगा, पुराने लॉ से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से तो ये लगना चाहिए। अब वो तो आपको कोर्ट डिसाइड करेगा इसमें क्या लगेगा। इसमें क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए कि उन्होंने सेक्शन ही बदल दिया, इसलिए कंफ्यूजन आ ये कौन सा सेक्शन लगेगा। तो ये तो अभी क्योंकि फेसलेस में इतने सारे नई चीज, इतने सारे डिस्प्यूट है कि पता नहीं उसका, अब तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट यही है 148 का ही चल रहा है। पता है ना आपको कि फेसलेस ही इशू कर सकता है, जॉ इशू ही नहीं कर सकता। इसका मतलब कि पिछले आपने 2 साल 3 साल से जितना किया सब जीरो। वो नहीं है, फेसलेस मैनर में नहीं है, उसमें जो नोटिफिकेशन जो टैगर्स कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिकल इशू है। उसमें जो कोर्ट कह रही है कि आपका जो नोटिफिकेशन ये कहता है कि रैंडम अलोकेशन होना चाहिए। तो रैंडम अलोकेशन अगर होगा तो जॉ के पास केस कैसे जाएगा। आप ये बोल सकते हैं कि लखनऊ का केस आप केरला भेज दो, ठीक है, जॉ के पास, लेकिन रैंडम अलोकेशन लखनऊ के पास कैसे जाएगा। वो जो लॉजिकल हो गया ना। आप ये बोलो कि ठीक है हम जॉ के पास ही भेजेंगे, लेकिन रैंडमली अलोकेट करके। तो अब लखनऊ का केस आप दिल्ली भेजो, दिल्ली का केस आप केरला भेजो, देखिए जिसके फेस में वो कोर्ट का लॉजिक। फिर इसमें भी सर A2 पर डे का पेनल्टी है। पहले सर 100 रुपये पर डे था, अब से 500 रुपये पर डे। हाँ, तो आज के दिन में लगेगा। सिस्टम तो हमने लगाई ITBS बारी पेनल्टी 500 रुपये नहीं, मेरे हिसाब से तो आज के दिन में जो है वही लगेगा। कौन सा पेनल्टी की बात कर रहे हैं? इसका 271 हाँ, तो 500 रुपये का। हाँ, ये तो बढ़ गया है ना, तो जो बढ़ा हुआ लगेगा। सिस्टम करा तो गलत कर रहा है। तो एकदम ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। इसमें तो कंफ्यूजन इसलिए है कि सेक्शन चेंज हो गया, तो एक इंटरप्रिटेशन के बाद में इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। आज के दिन में अगर 500 की पेनल्टी तो 500 लगेगी। डिफॉल्ट आज का है ना, डिफॉल्ट कब का है? तो वही तो डिफॉल्ट कब का है, जिस उस समय का डिफॉल्ट है, आज भी चल रहा है। हाँ, तो ठीक है, जिस समय उस समय का डिफॉल्ट 100 रुपए रहेगा, आज के डिफॉल्ट 500 रुपए लगेगा। यही तो है। तो जहां तक का डिफॉल्ट है उस तक का 100 रुपए रहेगा, उसका 500 रुपए। ठीक है, तो आगे वो इंटरेस्ट वर्सेस पेनल्टी आपको बता रही है। इंटरेस्ट और पेनल्टी में जो बेसिक डिफरेंस है कि पेनल्टी इज डिस्क्रिशनरी, इंटरेस्ट इज मैंडेटरी। इंटरेस्ट में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आईटी में खुद ही जोड़ देगा। पेनल्टी में आपको खुद सारा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है। और एक ही डिफॉल्ट के लिए इंटरेस्ट भी लग सकता है, पेनल्टी में लगता भी है। बहुत सारे इशू में इंटरेस्ट भी लगता है, पेनल्टी भी लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट अलग रीजन से लग रहा है, पेनल्टी अलग रीजन से लग रहा है। पेनल्टी को आप कहीं भी लगा सकते हैं, इंटरेस्ट लगाना नहीं। This is the most important thing, reasonable opportunity of being heard and reasonable cost. Reasonable cost सबसे फक्त इंटरेस्टिंग है कि जो सेक्शन 270A आया है उसमें reasonable cost उन्होंने हटा दिया। क्यों हटाया है, इस एक्सप्लेनेशन कहीं दिया नहीं, क्योंकि ये I was also very curious कि क्यों हटा है। तो कहीं मैंने कोशिश की, कहीं लिखा नहीं है क्यों हटा, या तो छूट गया है या जानबूझ के हटाया, मुझे नहीं, लेकिन कहीं एक्सप्लेनेशन में जो विवरण आता है कहीं क्लियर नहीं किया कि क्यों होता है। एजुकेशन की बात, पेनल्टी की बात, 270 डबल है में तो एजुकेशन से है ना, एजुकेशन पेनल्टी दोनों से। वो इम्यूनिटी का, हां, इम्यूनिटी की बात है। इम्यूनिटी और रीजनेबल को दोनों कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? मतलब ये हुआ नहीं कि कोई फाइटिंग है कि जो भी एसएससी है। नहीं, इम्यूनिटी दोनों अलग है। इम्यूनिटी आप
करके आ गया कि भाई मुझे डिस्प्यूट नहीं चाहिए, पेनल्टी भी तो नहीं लगेगी ना। नहीं, रीजनेबल कॉज में ये है कि भाई मुझे पेनल्टी इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि मेरा डिफॉल्ट ही नहीं है, दोनों फर्क है। रीजनेबल कॉज में तो कह रहा है कि भाई मैंने टैक्स पे कर दिया, मुझे अब छोड़ दो, मैंने टैक्स पे कर दिया, कौन से सेक्शन मतलब कि वो है 270AA की बात। हाँ सर, उसको यही तो कह रहा सर है उसके को टैक्स पे कर देता उसके बाद पहले टैक्स पे कीजिए तब आपको इम्यूनिटी मिलेगी। तो इजीली मिल जाए। कैसे कर सकते हैं कि like तो ये certain terms समझ गया आपकी बात, लॉजिकली आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इम्यूनिटी और रीजनेबल कॉज दोनों अलग चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूँ इम्यूनिटी तो आप कह रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने टैक्स पे कर दिया, अब भाई मुझे माफ कर, और ना ही मैं अब मैं आगे अपील में नहीं जाऊंगा, मैं लिटिगेशन नहीं करूंगा। तो डिपार्टमेंट ये बोलता है चलो लिटिगेशन नहीं कर रहा है तो इसको माफ कर देते हैं, यदि लिटिगेशन करेगा तो खुदा ने ये भी नहीं मिलेगा। पर्पस वही कि सीधे आदमी पे कर दे। हाँ तो ये भी मतलब कि वो इंसेंटिवाइज कि भाई आप टैक्स पे करके निकल जाओ, आपको एक मौका दे, तो वो पर्पस है 270AA। वो भी लेकिन वो भी डिस्क्रिशनरी है, वो भी डिस्क्रिशनरी है, वो मैंडेटरी नहीं है, यो उसको रिजेक्ट कर सकता है। पर सर उससे लिटिगेशन कम हो जाएगा ना, उसमें ये कि नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रिजेक्ट उसको कर सकता है। ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैंने टैक्स पे कर दिया तो मुझे आप इम्यूनिटी दे दो, ऐसा नहीं है। ये वो तब भी रिजेक्ट कर सकता है, उसके बाद मतलब वो भी डिस्क्रिशनरी ही है एक तरह से। तो सही आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया कि रीजनेबल कॉज दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो जो भी 270A में रीजनेबल कॉज मेंशन नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो 274 में मेंशन। 274 अगर आप इसमें पढ़िएगा तो 274 इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर चैप्टर, सारे सेक्शन। तो आप किसी भी एसईसी को कोई भी पेनल्टी बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट के आप नहीं ले सकते, ठीक है। रीजनेबल कॉज में जो सेक्शन मेंशन्ड है उसी सेक्शन के लिए एप्लीकेबल, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट सारे सेक्शन 274 1 में उधर 270 पोजीशन का तो सेक्शन ही नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं 270 कोई पोजीशन का सेक्शन ही नहीं है। 270AA इम्यूनिटी का हाँ तो जब पोजीशन का करेंगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं 270A के बाद हाँ ये अच्छा ये नहीं है। हाँ ये नहीं है ना, 270AA में अगर रिजेक्शन है तो आपको देनी पड़ेगी। हाँ ऑर्डर देनी पड़ेगी। ये तो वैसे भी नेचुरल जस्टिस का पार्ट है, मतलब अगर एक्ट में नहीं भी लिखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अवेलेबल नहीं है ऐसा कुछ। कि कोई भी जो क्वासी जुडिशरी अथॉरिटी होती है, कोई भी इंडिया में, खाली हम नहीं कोई भी होती है, वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना ही है उसे, चाहे उसके एक्ट में लिखा हो या नहीं लिखा हो। तो ये तो बेसिक चीज है कि नेचुरल, क्योंकि आप क्वासी जुडिशल अथॉरिटी आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कर सकती है, बिना अपॉर्चुनिटी कर सकती है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है पुलिस, वो फाइन लगा सकती है आपको बिना कुछ आपको मौका दिए, उनके लिए जस्टिफाइड है। लेकिन क्वासी जुडिशल अथॉरिटी के लिए जस्टिफाइड नहीं। अब चलान आपका देखिए, आप पूछते थोड़ी हो, चलान आपका सीधा आ जाता है, एसएमएस आ जाता है कि आपका चलान हुआ, आजकल नहीं आता है ना। आजकल तो ट्रैफिक वाला देता भी नहीं हो तो कैमरा से फोटो खींच के सर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक लेवल किया है कि पहले बट क्या आपने अपॉर्चुनिटी उसमें हर्ट देनी चाहिए, इस केस में नहीं दी जा रही है। तो अल्टीमेटली डिसीजन यही हुआ कि ये हाँ, वही। अथॉरिटी है और आपने वॉलेट किया है तो आपको उसमें लेकिन करना तो नहीं, कुछ नहीं करता, ये सीधा आपके पास आ जाता है। आप भले कोर्ट पे अपील कर सकते हैं, ठीक है, वो है बस उसका जो कोर्ट होता है ट्रैफिक कोर्ट, उसमें जाके अपील कर सकते हैं। नॉर्मली ये ऑर्डर नहीं हो जाता है, लेकिन उसमें जाना पड़ता हर्ट कभी दी जाती है। है। हाँ वहाँ पे दी जा सकती है। लेकिन पहले ऐसा कि सीधे आया और हाँ। चालान गया कि हो गया फाइनल। हाँ। अब ये होने लगा कि कोई वहाँ पे है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कोर्ट में चला जाएगा, ट्रैफिक कोर्ट में, और वहाँ पे आप जाके अपना केस को आर्गू कर सकते हैं। उसके पहले तक वो आपसे इन्फोर्स नहीं कर सकता पेमेंट, या तो आप वॉलंटरी कर, क्योंकि मोस्टली लोग कर ही देते हैं। हाँ तो रीजनेबल कॉज की डेफिनेशन है वो कोर्ट बहुत कहीं एक्ट में नहीं दी हुई है, बहुत सारे जजमेंट से। रीजनेबल कॉज मींस रीजनेबल, जो कि किसी भी स्टूडेंट पर्सन को रीजनेबल लगे, मतलब a cause which is beyond the control of the system, जो एसईसी के कंट्रोल से बाहर है, वैसा cause। अब एसईसी नहीं आ पाया क्योंकि वो उस दिन हॉस्पिटल में, उसके कंट्रोल से बाहर है, तो रीजनेबल कॉज है। ऑफकोर्स डिस्क्रिशनरी है, इतना क्लियर कट के समझा नहीं होता है। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द AO टू कंसीडर अ कॉज एज रीजनेबल और नॉट रीजनेबल, लेकिन इसके डेफिनेशन एक्ट में नहीं दी हुई है।
और 270 ए में तो ये लगता नहीं है, इससे ये जनरली नहीं। पुराने वाले 271(1)(c) में ये लगता था और सब बहुत डिस्प्यूट। तो एक तरह से 270 ए मुझे लगता है कि 271(1)(c) को हटा के सही किया, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन था, इतना लिटिगेशन उसमें होता था कि उसमें पेनल्टी लगाना इम्पॉसिबल हो गया है, मतलब पेनल्टी लग ही नहीं सकती थी, ऐसा हो गया। हाँ, मतलब इतने सारे टेक्निकल क्लॉज थे और उसका कोर्ट ने इतना डिप्रेशन कर दिया था कि एक तरह से पेनल्टी लगा ही नहीं सकते थे, कुछ भी करके इम्पॉसिबल। तो इट्स अ वेरी गुड चीज 270। ये तो मुझे बड़ा अच्छा चीज लगा, क्योंकि वो जो उसका सबसे बड़ा जो फ्लॉ था वो था कि कंसीलमेंट ऑफ इनकम और इनएक्टिव पर्टिकुलर। अब कोर्ट बोलती थी कि पहले बताइए दोनों में से क्या है। अब यही फंसा था कि बताए कैसे, ये दोनों ने दिया था तो बोले कि दोनों तो नहीं, नॉन एक्वेशन हुई है, अब दोनों कैसे लिख सकते। तो इस साइड में ये इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जिससे कारण पेनल्टी लगाना इम्पॉसिबल हो गया। तो उसको हटा के जो सेक्शन लाया गया ये सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 270 ए इज अ बेटर इंप्रूव्ड सेक्शन दैन 270। उसके बहुत सारे प्रोविजन को रखा गया है। एक तरह से आप देखिए जो अभी हम आगे पैरा रूल आपको बताइए 2000 है। हाँ, ये लिमिटेशन वाला पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद लिमिटेशन आपको पता है कि 6 महीने या एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है। इसके बाद एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर असेसी ने अपील फाइल नहीं की तो 6 महीने हो जाता है, वो कहीं भी टाइम बात है। लेकिन अब तो खैर अब तो सिस्टम से है तो अब टाइम बात तो 270 प्रोसीजर में इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन ये लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी देनी जरूरी है उसको। हाँ 274 में लिखा हुआ है। हाँ वो कह रहा हूँ। वहाँ इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन हाँ वो तो मैंने कहा ना कि वो तो नो पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड फॉर गिविंग द प्रोसीजर नॉट बीइंग हर्ड एट द प्रिजन 274। ये तो जाना ही है, इसलिए शोकत तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसमें रीजनेबल कॉज की बात, रीजनेबल कॉज जो है वो सेक्शन 273 बी में है, आप पढ़िए, वो एक एडिशन है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के ऊपर एक और क्लॉज है रीजनेबल कॉज। उसमें तो कुछ ही सेक्शन है। हाँ कुछ ही सेक्शन, उसमें सारे नहीं है। हाँ बहुत सारे नहीं है, बहुत सारे नहीं है। कुछ ही सेक्शन। हाँ मतलब कुछ ही ऐसे जो डिस्क्रिशनरी सेक्शन उन्हीं को रखा गया है, तो 270 ये को नहीं रखा गया। राइट प्रोविजन तो नहीं राइट 270 ये तो राइट नहीं है। 270 राइट नहीं। बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब क्लियर है। अपॉर्चुनिटी हम देंगे उसे। अब इसमें देना ही पड़ेगा। तो कुछ तो कहेगा से। हाँ कुछ तो मानना है। मतलब रीजनेबल कॉज पे आपको जजमेंट देने की जरूरत है, कहने का ये मतलब है। वो जो कहेगा आपको इतना ही कहना है कि अंडर रिपोर्टिंग है कि मिस रिपोर्टिंग है और अंडर रिपोर्टिंग हुई है कि नहीं हुई। अब अगर एक बार अंडर रिपोर्टिंग हो गई तो किसी भी कॉज से हुई हो आपको पेनल्टी लगानी, मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन तो ये है। फिर वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता है कि मेरा ये बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं चलेगा। जैसे पहले लोग देते थे कि भाई मेरा सीए बीमार हो गया, नहीं पे कर पाया, भी रीजन है, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा। मैं बीमार हो गया, मैं नहीं फाइल कर पाया। तो अब सिर्फ आपको ये देखना है कि अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग की कंपटीशन सही है कि बस इतना ही देखना है। हाँ उसमें वो जवाब दे सकता है कि आपका कंपटीशन गलत है, वो आप देख सकते हैं। कंपटीशन एक बार आपके सही है, उसके बाद वो कोई भी रीजन बताए, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, इससे कोई फर्क नहीं, आपको 270 के पेनल्टी लगानी ही लगानी। तो ये डिफरेंस। अब पहले वाले में वो कह सकता था कि भाई भूकंप आ गया, मैं नहीं करता, तो आपको माननी पड़ती है कि हाँ आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इसमें वही 6 महीना तो किसी भी समय हो सकता है, बस यही ध्यान देना है। और आज के दिन में एक्टिव के कारण कई बार हमारा सिस्टम तो पॉसिबल नहीं है। दे देता है 6 महीने सिंपल साइड लेता है, 6 महीने लेके चलता है, 6 महीने में कर दीजिए, ठीक है। हाँ लगाई जा सकती है, बिल्कुल आपको लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नहीं हुआ है। नहीं 6 महीने हो जाएगा मतलब उसमें लिखा हुआ है कि जो ज्यादा हो व्हिचएवर इज लेटर, आप एक्ट पढ़ गए। जुलाई वाली 6 महीने जनवरी होगी। हाँ जुलाई की जनवरी होगी, जुलाई के 6 महीने कब हुए? नवंबर, दिसंबर, जुलाई के 6 महीने दिसंबर हुए, लेकिन आपका मार्च में होगा। भाई अब सिस्टम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। सिस्टम तो बहुत सारी चीजें गलत करता है, बहुत सारी चीजें। अब जैसे बेसिक चीजें तो गलत करता है, तो जॉब में जो 148 आप देते हैं, क्योंकि मैं ICAI से हूँ, ICAI का बता रहा हूँ, ICAI के रीजन पे आप 148 लेते हैं, सिस्टम उसमें चेंज ही करने नहीं देता है, कोई गलत है। कैसे नहीं कर सकते, कैसे नहीं करते? अल्टीमेटली तो रीजन ईओ का होता है,
किसी भी आईएनसीआई के ऑफिसर का जो रीजन है वो रीजन हो ही नहीं सकता। लेकिन सिस्टम मैंने देखा भी, आपने भी देखा होगा कि सिस्टम उसी रीजन को ले लेता है। हाँ, वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ऐसा एक्ट में लिखा ही नहीं है कहीं। वो तो बेसिकली जैसे अप्रेजल रिपोर्ट आती है, इट इज जस्ट लाइक इन अप्रेजल, तो चैलेंज होगा ही, मतलब ये तो गलत ही सिस्टम ही गलत है। नहीं, कैसे हो गया, कहाँ एक्ट में लिखा हुआ है? हाँ, एक्ट में नहीं लिखा तो अपने आप सिस्टम में बना देगा। जो आईएनसीआई की जो रिपोर्ट आती है, इसको वेरिफिकेशन रिपोर्ट कहते हैं, दैट इज जस्ट एन अप्रेजल रिपोर्ट काइंड ऑफ, जिसपे कि जैसे सेंट्रल में बता रहा हूँ, जैसे सेंट्रल में कुछ अप्रेजल रिपोर्ट के बेस पे केस रीओपन होते हैं, केस सस्पेंड होते हैं, लेकिन सारा डिस्क्रिप्शन होता है एओ का, वो अप्रेजल रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अरे वो तो जॉब, वो तो अपना उस आईएनसीआई का जो है वो बता रहा है ना, ऑफिसर बता रहा है ना, तो वो भी बताता है, अप्रेजल रिपोर्ट में भी लिखा रहता है कि इतना कंसीलमेंट है। अप्रेजल आपने पढ़ी नहीं है कभी, आप पढ़ेंगे तो उसमें तो पूरा असेसमेंट ही कर लिया जाता है, पूरा असेसमेंट रहता है उसमें कि इतना कंसीलमेंट है, इतना एडिशन होगा, इस सेक्शन में एडिशन होगा, इतनी पेनल्टी लगेगी, सब लिख देते हैं वो अपना क्वांटम के लिए, उनका तो क्वांटम पे होता है, वो एक तरह से तो असेसमेंट करके आपको भेजते हैं। उससे क्या होता है अल्टीमेटली जो सेंट्रल का जो एओ है वो डिसाइड करता है उस पे क्या मानना है क्या नहीं मानना। अब वही सही चीज एक्ट तो वही लिखा है, और यहाँ भी 148 पे वही है कि जो जॉ है उसी को करना है। सर इसमें जो है सेक्शन यूज है कि अभी स्टेट्स लिमिटेशन ऑफ पेनल्टी क्या नहीं है, जैसे 275 में लिमिटेशन इसके लिए रखी पेनल्टी सर, अगर सपोज किसी के साथ पेनल्टी हमारी टाइम वाली उसके से कम कर दिया सर, और वो अपील में फाइल में वैसे तो अपील जब में जाता है तो वो 1 साल के लिए फाइनेंशियल ईयर से 1 साल एक्सटेंड हो जाती है सर, जब तक डिस्पोज नहीं किया। अगर वो सब अपील में जाता है और उसकी किसी वजह से कन्वर्सेशन पहले जो है ग्रांट नहीं होती है या पेनल्टी उसकी अपील जो है हो जाती है किसी तरह से उसकी अपील जो है डिसमिस हो जाती है, उस केस में सर लिमिटेशन उसकी 1 साल पड़ेगी। नहीं उसमें देखिए, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सीआईटी था तो मुझे सारी इस तरह के बहुत केस रहता था। जब तक अपील एडमिट नहीं होती, आपको अवेयर्स नहीं होती, एडमिशन से फाइलिंग से नहीं है, अपील एडमिट होनी चाहिए। अगर आपने रिलेटेड अपील फाइल की है तो अवेयर्स नहीं है। नहीं है, क्लियर कट नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अवेयर्स आपको तब मिलेगी जब सीआईटी अपील डिसाइड करे कि हाँ ये प्रॉपर अपील किया। हाँ, तो वो अपील में जहाँ हम लोग को 35 सबमिट करता है क्या करेंगे सर? नहीं गलत है, नहीं ये तो मैंने सीआईटी में इशू मैंने डिसाइड किया, इससे मैं कह सकता हूँ ये तो गलत है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ये तो मैं टाइम बात कर दिया आप ऑर्डर पास कर रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि सितंबर में टाइम बाइंग तो टाइम बाउंड हो गया आपका। नहीं सर, सुनिए सर, सितंबर में अगर टाइम बाइंग है और हमारे पास अभी 15-20 दिन है जो भी है सर, अब उस केस में एसएससी ने फॉर्म 35 सबमिट कर दिया, अपील हर होती है सर 2 महीने बाद या उसका आप पेनल्टी लगा दीजिए। उसके बाद एक बार सिस्टम देखिए पहले एक चीज तो क्लियर होना चाहिए, एक चीज तो पहले क्लियर पहले एक दूसरे इशू पे डिस्कस कर ले। पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये कैप्टन अवेयर इज ए डिस्क्रिप्शन, पहले चीज तो एक क्लियर होना चाहिए। कैप्टन कहीं लिखा नहीं, कहीं नहीं लिखा, क्यों? ये तो हमारा अपना क्रिएशन है, वो तो अलग चीज है। नहीं वो अलग चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना कि कैप्टन अवेयर इज नॉट मेंशन इन एनी प्रोविजन ऑफ दैट। तो ये आप उसको बाइंडिंग नहीं बना सकते, ये तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए करते हैं, क्यों लगाते हैं जब को कर मानो डिस्कस हो जाए तो ग्राउंड पर अपील में भी कई बार वो पेनल्टी को चैलेंज करता था, लिख देता उसके अंदर भी पेनल्टी भी करनी शुरू हुई। ग्राउंड्स अपील में एक और इसमें कंफ्यूजन है, जैसे कि जो कि 272A वाली जो पेनल्टी नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी है, वो तो कभी इसमें जा ही नहीं सकती, वो भी इसमें कैसे अपील फाइल करने से वो बेस पे क्यों चली जाएगी? एकदम 100%। सर यही डिस्प्यूट है। फॉर्म 35 अगर एडमिट हुई है तब आपको कट जाएगा। आप डिले कंट्रोल नहीं करेंगे तब भी ऑर्डर पास करेंगे। हाँ, तो अपील आपकी एडमिट नहीं हुई ना, एसपीटी तो उसके टाइम में बढ़ जाएगा। नहीं कैसे बढ़ जाएगी? ऑर्डर की डेट आ रही है, तो फॉर्म 35 उसका सबमिट हो सकता है। नहीं सबमिट नहीं हुआ, नहीं दोनों में फर्क है, देश दोनों में फर्क है। वहां पे अपील एडमिट नहीं हुई है, जब तक अपील एडमिट नहीं होगी वो सेक्शन नहीं लगेगा 6 महीने वाला। नहीं फॉर्म 35 तो आपका सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है और कुछ
कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बस एक्नॉलेजमेंट है, उससे ये मतलब नहीं कि अपील फाइल है। अगर टाइमली अपील फाइल नहीं है, कंडोनेशन के साथ फाइल है, तो वो अपील एडमिट तब होगी जब सीआईडी अपील उसको चाहेगा एडमिट करना। और इस बीच में सर टाइम बार केसेस में भी जो उसके तभी हम वो ठीक था हाँ। मतलब कई जगह वो स्टे नहीं देता है अब कि फाइल एग्जैक्टली अगर कोर्ट में कोई चला गया तो क्या होता है? अब आप ऑर्डर पास करते हैं कि नहीं? सही बोले, वेरी गुड एग्जांपल। कोई रिट फाइल कर दिया 148 में तो क्या होता है? जब तक कोर्ट बोलती नहीं है कि स्टे है, आप स्टे नहीं कर सकते। वैसे जब तक सीआईडी अपील एडमिट नहीं करता है, आप कैसे उसको अपेल कर सकते हैं? अब ये दूसरी बात है कि ये इशू रेज नहीं होती है, लेकिन अगर रेज हो तो मेरे हिसाब से तो ये टाइम पास है। मेरे हिसाब से तो ये होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं एक्ट में एक तो सेफ्टी नॉलेज एक्ट में नहीं है, वो अपना क्रिएशन है। हम डबल क्रिएशन कर रहे हैं, वो भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं। क्या ये तो एक्टिविटी में आ जाता होगा। अब ये मुझे नहीं पता, नहीं आता है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कंडोनेशन के साथ फाइल है तो आप लगा दीजिए। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि पेनल्टी लगा दो, उसमें क्या दिक्कत है? पेनल्टी लगाने में क्या दिक्कत है? पहली बात तो ये है ना कि पहली बात तो आप ये समझिए कि केप्ट इन अफेयर्स करना जरूरी है क्या? पहले तो यही समझिए जरूरी नहीं है। ये तो आप तो पहले अपने आप को बांध रहे हैं, फिर आप बोले कि नहीं हम ऐसे भी करेंगे ऐसे भी करेंगे। और ये आपको ये जो बताता हूँ, ये जो प्रैक्टिस है सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस, सिर्फ एंड ओनली जीएसटी में जाइए, आप स्टेट गवर्नमेंट में जाइए, आप कहीं में जाइए, वहां टैक्स का पेनल्टी लगा के देते हैं, साथ ऑर्डर के साथ आता है। आप देख लीजिए कोई भी जो टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स छोड़ के सब टैक्स के साथ पेनल्टी को जोड़कर आप उसी समय उसी ऑर्डर में दोनों लिखा है। ये हमारा अपना क्रिएचर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इसका इसमें लॉ कहीं नहीं है। अब ये आप जीएसटी कोड से मांग के देख लीजिए, उसमें जिसको टैक्स पे रहेगा पेनल्टी पे रहेगा। किसी कोड को आने दीजिए, कोई भी किसी भी अथॉरिटी कोड को आने, वो हर जगह लोग टैक्स के साथ पेनल्टी को जोड़कर ही आपको डिमांड करते हैं। ये तो हमारा अपना क्रिएचन है कि हम बहुत ज्यादा नेचुरल जस्टिस में चले जाते हैं कि नहीं पेनल्टी भी नहीं लगाएंगे। आप लगा सकते बहुत मना करते हैं। सर अगर जैसे वीडियो बहुत बार सजेशन देता है कि आप पहले इंश्योर कर लीजिए फर्स्ट अपील फाइल तो नहीं है, तो उस केस में अगर हमने कभी अगर लगा भी दी तो कोई बात इसमें क्या? मैं तो आज तो आईटीबीए की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जब रेंज 8 था तो आईटीबीए नहीं था, फिजिकल वाला था, तो उसमें तो बहुत 20 में लगवाता था। नहीं अथॉरिटी होती है, सर्टिफिकेट का सवाल मत है, नहीं कोई कोर्ट थोड़ी है, जज थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ कि मैं जब रेंज 8 था उसमें तो खैर आईटीबीए नहीं था, तो आईटीबीए था लेकिन वो तो मैं तो लगवाता था पेनल्टी, क्योंकि जिस केस में डिमांड रिकवरी हो रही है, बड़ा केस है, पेनल्टी लगाओ, डिमांड रिकवरी करो। कितने केस में किए, बड़े केस में किए, वोडाफोन वगैरह केस में किए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई समझ में जाता था, लेकिन उसका रिफंड हम एडजस्ट कर लेते थे, कब तक उसका रिफंड आता था, उसका रिफंड हम पेनल्टी लगा के एडजस्ट कर लेते थे। कितने केस में किया है, कभी आज तक किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि आपने क्यों पेनल्टी लगाई। मैं एकदम बड़े केस की बात कर रहा हूँ, किसी कोर्ट ने आज तक कभी नहीं कहा कि आपने पेनल्टी क्यों लगाई। तो ये तो आपके दिमाग से निकाल लीजिए कि पेनल्टी आप लगा सकते हैं और कायदे से लगा भी देनी चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है टाइम बारिंग होगा, प्रैक्टिकल चीजों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल जरा सो मेनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इसलिए केस होते हैं आप नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको लॉ मत बना दीजिए, लॉ नहीं है। तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, अगर कोई कंडोनेशन पिटीशन के साथ अपील फाइल्ड है तो मेरी जो नॉलेज के हिसाब से आप उसको पेनल्टी लगाना चाहिए, उसमें आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई लॉ में प्रोविजन नहीं है जो आपको बचा सकता है। नहीं ऑर्डर थोड़ी आपके अपील एडमिट ही नहीं हुई, लेकिन ऑर्डर माना जाएगा, लेकिन आपके अपील एडमिट ना हुई। अपील एडमिट को चाहिए ना, अपील का मतलब है एडमिटेड अपील। नहीं एडमिट, हाँ वो आती नहीं है, वो हमारे सिस्टमिक लॉ है, लेकिन जो देश ने जो कहा कि अगर सीआरटीएफ ने नोटिस इश्यू कर दिया तो इसका मतलब एडमिट कर दिया।
नोटिस इशू तो तभी होती है जब बिना एडमिशन के आप नोटिस इशू नहीं कर सकते। ये तो सीआईटी की ये तो लॉ मतलब ये तो सर एडमिशन तो विदिन टाइम भी हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, उसको कोई डेफिनेटली नहीं बिना उससे कंडोनेशन पिटीशन को रिजेक्ट किए एडमिट किए सीआईटी अपील कैन नॉट प्रोसीड। नहीं सर विदिन टाइम फाइल करिए एप्लीकेशन, लेकिन उसके प्रोसीजर लेस की वजह से रिजेक्शन हो सकता है। वो तो ठीक है, वो तो एडमिट हो गई ना। नहीं एडमिट ना हो सकता, वो रिजेक्शन हो सकता है सर। नहीं वो तो सब्सिक्वेंट रिजेक्शन है, उसमें तो एडमिट उसको सीआईटी को ऑर्डर करना पड़ेगा, उसमें सीआईटी को ऑर्डर करना पड़ेगा कि इसमें ये डिफॉल्ट है। तो दोनों फर्क है, एक है कि एडमिशन के लिए आप कर रहे हैं और एक है कि आपका रिजेक्शन के लिए कर रहे हैं। एक रेट एडमिट करने के लिए कोर्ट एक हियरिंग करती है और एक कोर्ट रेट एडमिट करने के बाद भी डिस्कस करती है, लेकिन वो ऑर्डर है नहीं होता नॉर्मल ऑर्डर। सर उसको अनड्यू एडवांटेज मतलब 10 मिनट तभी होगा जब एडमिट उसके बाद ही होगा। अनड्यू एडवांटेज मिला सितंबर की टाइम मारेंगे उसी समय उसने ऑनलाइन 35 डाला और आपको भेज दिया और फिर उसके हिसाब से तो फिर मेरे हिसाब से तो नहीं करना है। मेरे हिसाब से तो ये मतलब इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस और मेरे हिसाब से तो बड़े केस में पेनल्टी लगाई जाएगी, वो मैंने प्रैक्टिकल डिफिकल्टी की बात नहीं करता क्योंकि ये एकदम क्लियर है इसमें देयर आर सो मेनी जजमेंट्स कि इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एओ टू गिव द पेनल्टी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एंड एससीसी कैन नॉट मैटर ऑफ राइट आस्क फॉर गिविंग पेनल्टी प्रोसीडिंग। दोनों चीज ये तो एससीसी भी नहीं कर सकता है और एओ भी देख के वो कर सकते हां अभी ब्रेक है ना बीच में हां बीच में होगा वो कर तो इट इज नॉट मैंडेटरी। अच्छा इसमें penalty initiated for non compliance of notices need not be or should not be मतलब ये तो क्लियरिटी होनी ही चाहिए कि वो आप अवेज में आप सिर्फ उसी इशू को रख सकते हैं जिससे कि अपील में वो कंसीलमेंट पेनल्टी के अगेंस्ट अपने एडिशन के अगेंस्ट, लेकिन उसमें भी सपोज कि उसने सारे एडिशन को चैलेंज नहीं किया हो तो आप तो बच जाएंगे। इसलिए अवेज करने से पहले देख लेना चाहिए, ऐसे हर बार नहीं करता है, ऐसे हर बार बहुत कुछ इशू को मान लेता है और टैक्स पे कर देता है। मैंने देखा है इसमें उसको लगता है कुछ नहीं करना तो टैक्स पे कर देता है, तो उस केस में आप फंस जाएंगे, पेनल्टी नहीं आप लगा नहीं सकते। और पेनल्टी के साथ एक एडवांटेज क्या है, अनलाइक असेसमेंट ऑर्डर इट कैन बी इम्पोज्ड अगेन एंड अगेन फॉर द सेम असेसमेंट। असेसमेंट ऑर्डर तो एक ही हो सकता है, पेनल्टी ऑर्डर कैन बी मल्टीपल एक ही साथ। तो वो एडवांटेज है पेनल्टी के साथ कि आप आपको लगेगा कि अभी पेनल्टी में कैसे लगाओगे, आप लगा सकते, आप उसको फिर से लगा सकते हैं अगली बार। क्या बात की सारी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। सिर्फ 270A छोड़कर कोई और पेनल्टी मेरे हिसाब से नहीं होगा, पेनल्टी का बेस पे करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो आप किस ग्राउंड पे और दूसरी बात तो ये है कि आज के दिन में मुझे, क्योंकि अभी मैंने बिजनेस में असेसमेंट नहीं किया है इसलिए आई एम नॉट वेरी मच अवेयर, आज के दिन में पेनल्टी आप असेसमेंट के साथ लगा सकते हैं, इसका प्रोविजन नहीं देता है। ये मुझे भी लगा कि सिस्टम में ऐसे ही होगा, तो ये गलत है। क्या हाँ क्योंकि ये 271 271 किस लिए है, 269 एसटी के लिए है। ये कैश लोन पेमेंट वाला इशू है, 2 लाख से ऊपर का कैश लोन आपने लिया हो या निजी पेमेंट किया हो उसको तो आपके एडिशन से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली आप कैपिटल अफेयर्स क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आप इसलिए रख रहे हैं कि अभी इशू डिस्प्यूटेड है, ठीक है, लेकिन आपका ये 271D और 271E वाला इशू तो अभी आया ही नहीं है, डिस्प्यूट कैसे हो जाएगा, अभी तो पेनल्टी लगेगी तभी डिस्प्यूट होगा। 270D और 270E में मैं बाद में भी आऊंगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये पेनल्टी लगाता है एडिशनल जॉइंट लगाता है, एओ का इसमें कोई रोल नहीं। ये भी गलत ये एक्ट में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि ये पेनल्टी और लॉजिकली है कि जो पेनल्टी लगाएगा इनिशिएट भी तो वही करेगा, ये कैसे इनिशिएट कर देगा। अब आईटीपीए में क्या है ना कि एक तो आईटीपीए में जो सिस्टम बना है वो हमारे सॉफ्टवेयर वाले लोगों ने बनाया है, सिस्टम में जो हमारे ऑफिसर बैठे हैं
बहुत सारे आप देखिए आप लोग बहुत सारे लोग हैं जिनके फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस है ही एक्सपोजर है नहीं, तो उनको बहुत चीजों को समझ नहीं पाते। ये बहुत बड़ा ये मेजर फ्लॉ है। दूसरा जो फ्लॉ है कि पेनल्टी आप साथ साथ नहीं लगा सकते। ये तो एक्चुअली आपको इन्फोर्स करना है उसका अटेंडेंस। इसका सब लॉजिक क्या है कि जैसे इसमें लॉजिक है गोली लगाएगा क्यों नहीं लगाएगा? इस एक्ट में लिखा है ना, लॉजिक यही है कि एक्ट में लिखा है। अब एक्ट के लॉजिक को मैं कैसे देखूं, कैसे आप देखिए पढ़िए क्या लिखा है वैसे। रोज सबको सेटिंग कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, ये सब पेनल्टी का क्या रीजन है? Any penalty imposable under section subsection 271 shall be imposed by the joint. अब ये तो एक्ट में लिखा हुआ है, क्या इसका एक्ट का तो विजडम मैं कैसे बोलूं? लेकिन मैं लॉजिक बता रहा हूं कि अगर जो अथॉरिटी पेनल्टी लगाएगा उसी को नोटिस इशू करने का नहीं, किसी और को कैसे हो सकता है? आप एग्जांपल में बताता हूं, किसी का आप एक लीजिए, सपोज कि आज केस आपके पास है, आपने एक नोटिस इशू किया, कल केस ट्रांसफर का आपका चला गया, तो आप क्या इसी नोटिस पर ऑर्डर पास कर देंगे? नहीं करेंगे ना, पास करता है ना सर। वही सेम चीज, वही सेम लॉजिक है कि जब तक आपका नोटिस नहीं जाएगा आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते। जाओ के बात करें। हाँ सर, एक्चुअली फौज तो कोई इंसान नहीं है ना, फौज एक सिस्टम, तो इसमें फौज किसी भी फौज के पास जाए वो एक ही इंसान, इसीलिए हम उस पर चेंज नहीं मान सकते। जॉब में तो चेंज मान सकते हैं, जॉब में तो चेंज होता नहीं है। तो वही सेम है कि 271D 271E की पेनल्टी क्योंकि जॉइंट लगाता है तो नोटिस वो उसी को जानी चाहिए। तो दूसरा मैं बार जो मिस कर जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि असेसमेंट के समय पेनल्टी नहीं लगाने का जो प्रोविजन है दैट इज रॉन्ग। नहीं मैं बताता हूँ, मैंने खुद एज रेंज हेड पेनल्टी लगाई है। रेंज हेड मेरे असेसमेंट करते थे, तो मेरे पास भी असेसमेंट हमेशा से रहा है और मैंने खुद भी लगवाई है और मैंने अपने योग भी लगवाई है और उसका बहुत अच्छा असर। आप उसमें आप उसके पेनल्टी लगाइए असेसमेंट के पहले, वो नहीं आ रहा लगाइए 10,000 लगाइए 10,000 लगाइए 10,000 लगाइए 40,000 50,000 लगाइए वाले ने लगाइए उसका बैंक नोट है, लेकिन तुरंत आएगा। तो कितने केस ना आए, ये कह रहे हैं कि सिस्टम अलाउ ही नहीं करता, मुझे नहीं पता। हाँ तो वही ना, वो इनिशिएट करने के बाद चला गया फॉर्म के पास, तो वो अभी थोड़ी लगाएगा। वो तो आपका जो पर्पस क्या है, पर्पस है उसका अटेंडेंस, वो तो आपका रिपीट हो गया ना। पर्पस पेनल्टी लगाना थोड़ी है। पहले क्या था, हाँ तो प्रोसीडिंग के दौरान लगाने से वो एक डिटरेंस, हाँ दोनों यही तो यही सब चीज तो आप कोई और क्यों लगाए, तो क्या मतलब है? तो आपको मतलब कोई पर्पस ही नहीं है आपका पहले इशू करने का। जब वो लगाएगा ही नहीं तो आपका पर्पस क्या है? अगर 6 महीने का टाइम बाकी हो तब ना आपका मामले थोड़ी होता है, कहाँ टाइम होता है। सही बात है। तो ये सब ITBA का जो बेसिस वाला है ये सब उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बड़ा अच्छा प्रोविजन था कि आप पेनल्टी लगाइए असेसमेंट के पहले और उसको और बैक और अटैच कीजिए उसके बाद, बड़ा अच्छा कर सकते हैं। आप 20,000 के लिए अटैच कर दीजिए, बस 10,000 20,000 के अटैच करिए, देखिए वो आ रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट अटैच करना ना बहुत बड़ा है, कोई पावर नहीं है। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो सिस्टम हो गया, इसके बाद तो क्या करोगे, तो सिस्टम में सब गड़बड़ करती है के बाद